हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था जनप्रतिनिधित्व और आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था जो वर्तमान में उपस्थित है ये उत्तर प्रदेश में कैसी है और ये किस तरह से बन के आई, इसको पूरा सा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है भारत में एकीकृत है और यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है या कहें कि यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संघीय है। संघीय का क्या मतलब होता है? संघीय का मतलब होता है कि जो शक्ति है उसको कई भागों में बांट देना। संघीय का साधारण सा मतलब ये है, सिंपल अगर मेथड में देखें हम तो चूंकि यहाँ पर राज्य के पास कुछ शक्तियाँ हैं और यहाँ पर जो केंद्र है उसके पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, तो राज्य और केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई हैं और उनके अपने अपने अधिकार हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो जो यहाँ की शासन की प्रणाली है वो संघीय है, लेकिन जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है, एकीकृत है। अब एकीकृत होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर टॉप में सुप्रीम कोर्ट है। जैसे फिर राज्यों में आइए आप, तो राज्यों में यहाँ पर क्या है कि राज्यों के अपने अपने न्यायालय हैं, यानी हम कहें कि हाई कोर्ट्स हैं। इसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे तो जिला स्तर पे भी आपको जिला न्यायालय मिलेंगे, लेकिन इनकी जो प्रणाली है कार्य करने की वो नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से डायरेक्शन में जाती है। मतलब ये एकीकृत व्यवस्था है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमें इस वर्तमान न्याय प्रणाली का जो सिस्टम है वो कहाँ से देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था फ्रेंड्स। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। ये बनाया गया था कलकत्ता में। यहाँ से ये एक प्रकार से कहें शुरू होता है। लेकिन अब देखिए, वो जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारा जब संविधान बना तो संविधान में हमने सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की वो भाग 5 के तहत की। अब जानते हैं कि 22 भाग हैं संविधान में, तो भाग 5 के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की, जिसका जो हिसाब है वो है अनुच्छेद 1, 2, 4, है ना। आपको ऐसे याद करना है कि 124 यानी कि अनुच्छेद 124 में संविधान में ये प्रावधान किया गया कि एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली का वर्णन किया गया। ये भाग किसमें, 5 में किया गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो अपने हाई कोर्ट्स हैं तो हाई कोर्ट को भाग 6 में रखा गया है। किसमें रखा गया, भाग 6 में। भाग 6 में हाई कोर्ट को रखा गया और इसमें से 214 अनुच्छेद से लेके 232 तक इसकी जो प्रक्रिया है सब दी हुई है। अब देखिए, याद कैसे रखना है। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट और उसका अनुच्छेद क्या था, 1, 2, 4। अब क्या करिए आप कि इस 2 को आगे उठा के रख दीजिए, मतलब क्या बन जाएगा, 2, 1, 4 बन जाएगा। तो ये जो है यानी कि 214 जो बनेगा ये कहाँ का है, ये हाई कोर्ट की व्यवस्था इसमें की गई है। तो आपको याद रखना कैसे कि देखिए 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट और 2 आगे इसके कर दीजिए, यानी कि 2, 1, 4 अनुच्छेद ये किसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए काम करता है। तो सीधे सीधे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप बता सकते हैं भाग 6 बता सकते हैं, ये बात है। अब देखिए, अब जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का प्रावधान भी हमें जो मिलता है वो कैसे मिलता है, वो मिलता है आज़ादी के पहले से ही। आज़ादी के पहले से क्या है कि 1862 में, कितने में, 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट बनाए गए, मतलब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट बनाए गए 1862 में। इसके बाद में जो हाई कोर्ट, फिर चौथा हाई कोर्ट जो बना, 3 हाई कोर्ट तो बन गए, चौथा जो हाई कोर्ट बना वो अपना ये जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ये वाला बना। लेकिन क्या था कि पहले ये जो व्यवस्था थी तो वो आगरा में की गई थी 1866 के तहत। मतलब 1866 में क्या किया गया कि हाई कोर्ट एक बनाया गया जो कि उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट था। तो ये व्यवस्था आगरा में की गई थी। इसके बाद फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया। तो ट्रांसफ़र इसको जो किया गया वो 1869 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे, इसको इलाहाबाद में या फिर कहें वर्तमान प्रयागराज में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो देखिए वर्तमान में पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। अभी अगर हम बात करें कि जो नया हाई कोर्ट बना है तो नया हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश है,
आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाई कोर्ट बनाया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो पहले हाई कोर्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए एक ही कर दिया गया था, जो कि हैदराबाद में था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी थी। इसके बाद में फिर क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया गया, जो कि 25वां हाई कोर्ट हुआ। और ये 25वां हाई कोर्ट जो है वो कहाँ बनाया गया है, अमरावती में। कहाँ पे, अमरावती। और अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी बनी है। तो ये जो बनाया गया है फ्रेंड्स, ये बनाया गया है एक्चुअली 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 को अमरावती में 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। अब देखिए, एक जो हाई कोर्ट है वो एक राज्य के लिए भी हो सकता है और एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 231 के तहत। इसको कैसे याद करना है, देखिए, मतलब कोई एक हाई कोर्ट 2 या 3 के लिए भी हो सकता है, 2-3 के लिए एक हो सकता है। तो आपको याद करना है कि अनुच्छेद 231 के तहत एक ही कोई हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। वर्तमान में एक चीज और है कि जो देखिए दिल्ली है, तो दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी जो हैं केंद्र शासित प्रदेश वो किसी ना किसी दूसरे उससे क्या संलग्न कर दिए गए हैं, तो वो उस तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है। अब कुछ हम इसके हिसाब से देखते हैं, इस बुक के हिसाब से। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, 160 है, जो कि अन्य किसी भी न्यायालय से ज़्यादा है। मतलब पूरे अगर देश में बात करें तो 160 जो जजों की संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको हमने पहले भी देखा था। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। मतलब ये कि देखिए, अगर मुख्य, जैसे कोई भी स्टेट है उसका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है तो राज्यपाल उसका परामर्श देता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन अगर उसी हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है तो उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी सलाह ली जाती है, उससे भी परामर्श लिया जाता है, ये बात है। और इसके लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है जिसके तहत ही इनको नियुक्ति दी जाती है या इनको भरा जाता है, इनको पद पे आसीन किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी है और वो खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। देखिए, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनको आप लेख की तरह यूज कर सकते हैं, और दूसरी बात, उनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये एक एविडेंस हो सकता है। जैसे कि कोई अगर निर्णय दिया गया हाई कोर्ट द्वारा, तो आप एविडेंस के रूप में उसको आप प्रयोग कर सकते हैं किसी दूसरे न्यायालय में या किसी अन्य जगह भी आप उसको एक एविडेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में बटी है। किसमें, एक है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और एक है उच्च न्यायिक सेवा। ये 2 तरह से क्या है, बटी हुई है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहते हैं, ये आते हैं। उच्च न्यायालय की देखरेख में प्रदेश में जनपदों में स्थापित न्यायालय हैं। जैसे कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की देखरेख में नीचे स्तर पे, मतलब जिला स्तर पर भी न्यायालय बनाए गए हैं, जिनमें क्या है, देखिए, जिला तथा सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, सिविल जज जिसे हम सीनियर डिवीज़न के रूप में अलग से जानते हैं, और सिविल जज जूनियर, मतलब कि सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न के लिए भी ये न्यायालय बनाए गए हैं। दंड न्यायालयों में महानगर कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व अन्य जनपदों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से कई स्तरों पर न्याय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निभाती है। देखिए, जब हमने लेखपाल के कार्य देखे थे और वहाँ पर ही हमने इसका जिक्र किया था, जो पहले ही हमने शुरुआती वीडियो बनाए थे उसमें से हमने यही देखा था कि जो राजस्व के मामले हैं तो ये कौन देखता है, इसका प्रधान जो होता है वो कौन सा होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व परिषद होता है। राजस्व के मामले कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोड बनाया गया है। तो फास्ट ट्रैक कोड में कोई भी मामले को एक निश्चित सीमा के अंदर बहुत ही तीव्रता से निपटान उसका किया जाता है और ये महिलाओं के विरुद्ध जो आपराधिक चीज़ें होती हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाया गया है प्रत्येक जिले में। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई हेतु जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय तथा जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय अर्थात कि कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39 का जोड़कर लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है और इसी के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि लोक अदालतें बनाई जाएं और लोक अदालत बनाने के लिए 39 का अनुच्छेद 39 का जोड़ के लोक अदालतें बनाई गई थी। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। अब अपना अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है क्या, लोकायुक्त। लोकायुक्त या फिर इसको कहते हैं लोक आयुक्त। अब देखिए, ये क्यों लाया गया था। आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो भी अधिकारी हैं अगर वो काम सही से नहीं करते हैं या फिर वो बहुत किसी भी तरह की घपलेबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ सही कार्रवाई की जा सके, इसके लिए लोकायुक्त की व्यवस्था की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त या फिर लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होता है। देखिए, ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होता है, इसलिए जो भी अधिकारी कार्यपालिका से जुड़े हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है, उनकी की गई जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से जांच कर सकता है। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है बात। अब देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय जो है वो न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं लोकायुक्त। लेकिन इस कंटेंट को आपको क्या करना है कि अगर इस वीडियो को आप काफ़ी बाद में देख रहे हैं तो आप वहाँ पर इसको गूगल कर सकते हैं, तो आप उस समय इसको देख लीजिएगा। बाकी अभी के हिसाब से कौन से हैं, न्यायमूर्ति संजय मिश्र जो हैं वो लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। और ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में सीधे पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। अगला अपना देखिए इसमें टॉपिक है एक राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कितने में पारित किया गया? 2005 में। और इसकी धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठन किया गया किसका? राज्य सूचना आयोग का। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान ने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया था। तो पहला जो यहाँ पर सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था वो किसको? M.A. खान को बनाया गया था।
अधिनियम 2019 में हुए संशोधन के तहत की धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तत्संबंधी अधिसूचना नियमों के तहत 3 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब कि जो कार्यकाल रहेगा मुख्य सूचना आयुक्त का वो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। मतलब कि अगर 65 वर्ष बीच में ही पूरा हो जा रहा है तो वो रिटायर हो जाएगा, या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो वो 3 साल तक अपना कार्य क्या करेगा उसमें। राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। मतलब कि एक बार ही नियुक्ति हो सकती है, उसकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है। वर्तमान में राज्य के मुख्य, अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भावेश कुमार सिंह। तो भावेश कुमार सिंह राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके लिए भी मैं यही बात कहूँगा कि अभी तो वर्तमान में ये है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएं तब आप एक बार इसको गूगल कर सकते हैं कि बदल तो नहीं गया। राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। देखिए इसकी जो मतलब एक अधिनियम बनाया गया 1973 में, और इसी अधिनियम के तहत 2002 में 7 अक्टूबर 2002 में यूपी में मानवाधिकार के लिए आयोग बनाया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण या BK नारायण जो हैं, ये वर्तमान में इनके क्या हैं कि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य महिला आयोग, देखिए राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग अधिनियम 2004 जिसका संशोधन किया गया 2013 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया, और इसके वर्तमान अध्यक्ष ही इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको याद रखना है आपको। वो कौन है? विमला बाथम। तो विमला बाथम वर्तमान में महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष हैं। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी कि विधायक निधि, तो ये क्या है? देखिए यह योजना वर्ष 1998 से 99 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को, यानी कि जो विधायक होता है उस प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा या निर्वाचित क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्यों हेतु प्रति वर्ष 150 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान। तो सीधे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कोई भी जो विधायक है उसको अपने क्षेत्र में विकास के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं प्रति वर्ष? कितना सेंक्शन होता है? 150 लाख रुपए सेंक्शन होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने का क्या, ये इंफॉर्मेटिव है और ये महत्वपूर्ण है। तो अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई उस तरह का रोचक हो। अगर आप को इससे जानकारी मिल रही है तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, और मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।